चिराग पासवान जी ने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की प्रयास की गई थी, तो ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? चिराग पासवान जी स्पष्टवादी आदमी हैं, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सभी साक्ष्यों के साथ इन सक्षम प्राधिकारों के पास जाना चाहिए, न्यायालय की शरण में जाना चाहिए कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया गया। भाजपा जदयू ने तोड़ा, जिन लोगों ने भी तोड़ा, जिन लोगों ने भी साजिश किया, अगर भाजपा जदयू ने तोड़ा तो आज कहां बैठे हुए? मैं अशोक चौधरी जी पे लगे आरोपों की पुष्टि नहीं करता हूं और ना ही मैं उसका खंडन करता हूं, और चिराग पासवान जी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। जो लोग पार्टी तोड़ने वाले और परिवार तोड़ने वाले लोग थे, आज तो यूपीए की गोद में बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के गोद में खेल रहे हैं, पशुपति पारस। बिल्कुल मेरा आग्रह होगा प्रशांत किशोर जी, अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप न्यायालय की शरण में जाइए। अगर आपको ये जानकारी है कि अपराध हो रहा है और आपने न्यायालय को या सक्षम प्राधिकार को, पुलिस को आपने नहीं बताया कि फलाना अपराध हो रहा है, तो ये भी एक अपराध है। चिराग पासवान जी को टारगेट करके इनके नेतृत्व को रोकने के लिए, इनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए लोजपा को रोकने का प्रयास किया गया। आपके नेता ने कहा कि भाई सम्मान के साथ समझौता कर कौन गठबंधन? मैं बता तो रहा हूं, उसके बाद जनता ने क्या प्रतिक्रिया दिया। जनता उसके दुगने उत्साह के साथ हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़े। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। CWC की बैठक आजादी के बाद पहली बार पटना में हुआ और उस बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी ने उन नेताओं को, उन पार्टियों को एक सीधा मैसेज दिया जो कांग्रेस की ताकत को कम आंकते थे। हालांकि उस बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान हुआ कि भाई उनकी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ा को प्राथमिकता दिया जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में। कई पॉइंट्स कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से दिया गया। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस का पूरा फोकस बिहार चुनाव में दलित और अति पिछड़ा है। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है, मतलब पुराने समीकरण को साधने की कोशिश कांग्रेस की लगातार जारी है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में कई दलित नेता हैं जो दलित वोट बैंक के जरिए राजनीति कर रहे हैं। मेरे साथ LJPR चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह है। दलित वोट बैंक के सहारे आपकी पार्टी चलती है और एक बड़ा वोट बैंक वही कह लीजिए, पहचान भी वही है। कांग्रेस भी कमबैक करना चाहती है, जो कभी दलित कांग्रेस के साथ था, अब कांग्रेस चाहती है कि दलित को साधा जाए, संविधान हाथ में लेकर दलित की बात करना। जाहिर तौर पर कांग्रेस एक्टिव होगी तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग डाउन होंगे। देखिए, इस भारत के अंदर, खासकर पूर्वी भारत में आदरणीय चिराग पासवान जी का जो नेतृत्व है, दलित के सभी तबकों में स्वीकार्य है। और खासकर वर्तमान परिदृश्य में जब आदरणीय मायावती जी कमजोर पड़ गई, जब पूर्वी भारत में कोई लीडरशिप नहीं रहा दलितों का, सारे लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इसके लिए मैं अकेले नहीं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। कांग्रेस के साथ साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं इस प्रदेश के अंदर, वो किन्हीं लोगों ने प्रयास नहीं किया कि दलित का एक सशक्त नेतृत्व स्थापित हो बिहार के अंदर। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में घूम घूम कर दलितों को संगठित किया, रामलीला मैदान में दलित सेना का गठन किया, और वो दलित सेना जमीन पे भी काम कर रही थी। छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ बहुत अच्छे स्तर तक काम किया दलित सेना ने। आज भी दलित सेना का प्रभाव आपको गांव गांव में दिखेगा। लेकिन कांग्रेस का जो दलित सशक्तिकरण मॉडल है, जिसपे हमारा सवाल है कि वो जानवरों की तरह दलितों को भी लाठी से हाँकना चाहती है। अब दलित नेतृत्व देंगे लेकिन उसका कमान अपने हाथ में रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं लेंगे, निर्णय कोई और लेगा। बिहार प्रदेश में राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। नीतियां बनाने के लिए अलग उनके पास टीम होगा। तो जब तक दलित को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, जब तक निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक कैसे एक सशक्त दलित नेतृत्व बिहार को मिलेगा? और बिहार में जब चिराग पासवान जी जैसा सशक्त नेतृत्व है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश के सभी दलित शुभचिंतकों को आदरणीय चिराग पासवान जी पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जनता उन पे विश्वास करती है। उनके चेहरे पे सबसे बड़ा जनमत है। आप या तो सर्वे की बात करें या चुनाव की बात करें,
चिराग पासवान जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी 5 लोकसभा सीटों पे जीत के जाती है। जो पार्टी पहली बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उस पार्टी में 5 सांसद जीत के गए यहां से। और जब चिराग पासवान जी की लोकप्रियता देखिए, कहीं भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो या कोई, आप लोग का चैनल पे बराबर सर्वे होते रहता है, आप चिराग पासवान जी का हैशटैग डाल के एक पोस्ट डाल दीजिए, आपका व्यूअरशिप बढ़ जाएगा। चिराग की लोकप्रियता लोगों में इतनी बड़ी है, और अभी लोकसभा चुनाव के बाद से, और जब हमने झारखंड में हमको 1 सीट मिला, वहां भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो जब जब चिराग पासवान जी जनता के बीच गए, जनता उन्हें प्यार दी, स्नेह दी, और प्रदेश के दलित चिराग पासवान जी के चेहरे पे विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी दलित पसंद लोग हैं, जितने भी दलित को सशक्तिकरण करना चाहते हैं, दलितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चिराग पासवान जी के नेतृत्व को मजबूत करने में उन्हें ऊर्जा लगा। मनीष जी, एक सवाल ये भी उठता है, जो कि आमतौर पर आपके नेता जब आरोप लगाते हैं तो वो आरोप विपक्ष के साथ साथ तो सत्ता में सहयोगी या फिर यूं कहें कि जो उनके राजनीतिक तौर पर दोस्त है, उन पर भी लगता है। पूर्णिया की सभा को याद किया, जो पिछला कार्यक्रम आपका था, उसमें चिराग जी ने कहा कि भाई मेरी राजनीतिक हत्या की कोशिश की गई। हत्या कोशिश किसने किया? क्या तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस पार्टी ने? सवाल तो आप लोगों ने भाजपा जदयू को लेकर खड़ा कर दिया था। चिराग पासवान जी स्पष्टवादी आदमी है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे एक बार बताया था कि चिराग पासवान जी बाकी राजनेताओं से भिन्न इसलिए हैं कि चिराग पासवान जी बिना लाग लपेट के जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो हकीकत लोगों के सामने रखते हैं। और चिराग पासवान जी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, कभी उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, आदरणीय सोनिया गांधी जी हो, या कोई भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। और सभी लोगों से उनका व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। अब बात रही, चिराग पासवान जी ने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की प्रयास की गई थी, तो ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया गया, भाजपा जदयू ने तोड़ा। किसने तोड़ा ये बात, अब देखिए, आप सब बात को विवेचना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी तोड़ा, जिन लोगों ने भी साजिश किया, अगर भाजपा जदयू ने तोड़ा तो आज कहां बैठे हुए? जो लोग पार्टी तोड़ने वाले और परिवार तोड़ने वाले लोग थे, आज तो यूपीए की गोद में बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के गोद में खेल रहे हैं। पशुपति पारस, बिल्कुल। परिवार को किसने तोड़ा? आदरणीय पारस जी ने। और पारस जी आज खिलौना बने हुए हैं। कारण था ना कि सांसदों से चिराग पासवान नहीं मिलते थे, घमंडी थे चिराग पासवान। तत्कालिक कारण कुछ भी हो सकता है। कारण देने के लिए तो कारण लोग अपने मन से कुछ भी कारण गढ़ सकते हैं, लेकिन पार्टी को षड्यंत्र के तहत तोड़ा गया। और चिराग पासवान जी को टारगेट करके इनके नेतृत्व को रोकने के लिए, इनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए लोजपा को रोकने का प्रयास किया गया। आपके नेता ने कहा कि भाई सम्मान के साथ समझौता करके कौन गठबंधन? मैं बता तो रहा हूं। उसके बाद जनता ने क्या प्रतिक्रिया दिया? जनता उसके दुगने उत्साह के साथ हमारे पार्टी के साथ लोग जुड़े। हमारे पार्टी का जो पहले संरचना था, हमें लगता है कि जो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जब 2005 में जिस स्थिति में थे, अभी हमारी पार्टी उस स्थिति में वापस पहुंच गई। टूटने के बाद जब संभले हम लोग, तो संभलने के बाद पार्टी आज इस स्थिति में है कि हम लोगों के 5 सांसद हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारे पहले विधायकों की संख्या हुआ करती थी 2010 में, 2015 में, वो संख्या 2010 वाली संख्या फिर से आज हमारी पार्टी हासिल करने वाली है। सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो चिराग गठबंधन में रहेंगे। चिराग ने कह दिया, आपके नेता ने कह दिया, अगर 20-22 सीट, 24 सीट जैसी की चर्चा है, अगर भाजपा देती है तो चिराग ठुकरा देंगे कि भाई ये सम्मानजनक नहीं है, सम्मान। देखिए, कोई समझौता नहीं। सीटों की संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी अपने सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। जो लकीर हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी खींच के गए हैं, उस लकीर को हम आगे बढ़ाएंगे। भले ही 1 इंच आगे बढ़ाए, लेकिन उस लकीर को छोटा होने नहीं देंगे। और यही हमारी लड़ाई है। अब हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने नेता के विचारों को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन के किसी साथी को इससे कोई ऐतराज होगा या इससे कोई दिक्कत होगी। गठबंधन के साथी भी इससे सहज होंगे कि हर किसी को अधिकार है अपने पार्टी का विस्तार करने का। एक अंतिम सवाल लेते हैं। बिहार में इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं।
आपके सहयोगी दल हैं जेडीयू, अशोक चौधरी पर इतना गंभीर आरोप लगा, 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी महज कुछ महीनों में उनकी पत्नी के नाम से खरीदा गया। पैसे कहां से आए हैं? प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं कि ये कौन सा पैसा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, कहां से आया पैसा अशोक चौधरी के पास? देखिए, आदरणीय अशोक चौधरी जी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बीच जो भी मामला चल रहा है, लंबे दिनों से चल रहा है। पिछली बार भी कुछ आरोप उन्होंने लगाया, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया, और माननीय न्यायालय में एक मुकदमा भी चल रहा है, जिसका जवाब आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने दिया। तो दोनों को मुझे लगता है कि सक्षम प्राधिकार भी है भारत सरकार के, बिहार सरकार के, आर्थिक अपराध इकाई है, आप ईडी है, सीबीआई है, कोर्ट है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सभी साक्ष्यों के साथ इन सक्षम प्राधिकारों के पास जाना चाहिए, न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। अगर आपको किसी घटना दुर्घटना की जानकारी है, अगर आपको ये जानकारी है कि अपराध हो रहा है और आपने न्यायालय को या सक्षम प्राधिकार को, पुलिस को आपने नहीं बताया कि फलाना अपराध हो रहा है, तो ये भी एक अपराध है। प्रशांत किशोर जी को न्याय संगत तरीके से काम करना चाहिए। अगर कोई अपराध हो रहा है तो बात उठाना कोई गुनाह थोड़े है। तो वो तो सवाल ही उठा रहे ना, सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार हो पब्लिक रहा है। डोमेन में, मैं यही कह रहा हूं ना कि पब्लिक डोमेन में आदरणीय प्रशांत किशोर जी सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल को न्यायालय के समक्ष एफिडेविट, आदरणीय अशोक चौधरी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि मैं तैयार हूं सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बिहार की परिपाटी रही है, खासतौर पर जेडीयू संदर्भ में, कि जब भी इस तरह के आरोप लगे हैं, स्पष्टीकरण मंत्री जिन पर आरोप लगा वो खुद आकर दिए, अशोक चौधरी नहीं दे रहे हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आरोप अगर जिम्मेवारी के साथ लगाया जाए, अगर आरोप एफिडेविट के साथ लगाया जाए, तो उसका जवाब देना दायित्व होता है जिन पे आरोप लगा। लेकिन अगर आरोप सिर्फ पब्लिक डोमेन में लगाया जाए और उसको पुलिस के सामने, सक्षम प्राधिकार के सामने या न्यायालय के सामने मामले को नहीं ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गुनाह के हिस्सेदार आरोप लगाने वाले व्यक्ति, तो आरोप लगाने वाले भी गुनाह के हिस्सेदार हो सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, अशोक चौधरी ने कहा कि भाई प्रमाण दिखाइए। अब प्रमाण भी दिखाया जा रहा है कि देखिए फल्ला फल्ला प्रॉपर्टी फल्ला फल्ला डेट में जो है वो लिया गया है, जिसका सरकारी रेट तकरीबन 44-45 करोड़ है, लेकिन मार्केट वैल्यू तकरीबन 200 करोड़ है। मतलब इससे 4-5 गुना जाहिर तौर पर उतना जो है वो सच्चाई भी होता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार की जो परिपाटी रही है, आप मानते हैं कि भाई ऐसे आरोप जब अब तक जो लगे आए हैं, इस्तीफा हुआ, अशोक चौधरी को होना चाहिए इस्तीफा? नहीं, इस्तीफा की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो फिर उसी बातों को दोहरा रहा हूं। अशोक चौधरी जी ने प्रेस के माध्यम से कहा कि जिन जो आरोप प्रशांत किशोर जी मीडिया के माध्यम से लगा रहे हैं, उन आरोपों को न्यायालय में अगर लगाते हैं, एफिडेविट के माध्यम से जिम्मेवारी पूर्वक अगर आरोप लगाते हैं, तो मैं बिंदुवार जवाब न्यायालय में दूंगा। पब्लिक डोमेन में आरोप लगाने का उनको अधिकार है, भारत में स्वतंत्रता है, सबको किसी पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं। प्रशांत किशोर जी पे भी तरह तरह का आरोप लगाते हैं लोग, लेकिन प्रशांत किशोर जी स्वच्छ राजनीति के संकल्प लेकर अगर बिहार की राजनीति में आए हैं, तो प्रशांत किशोर जी को पहल करना चाहिए। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार में बहुत सारे ऐसे लोगों को कार्रवाई करके दिखाया है, मिसाल पेश किया है, IAS IPS पे भी कार्रवाई हुई। तो उनको जाना चाहिए ऐसे प्राधिकार के पास, अगर उनके पास दस्तावेज है, उनके पास प्रूफ है, तो वो लेकिन न्यायालय की शरण में जाए। पब्लिक डोमेन में सिर्फ आरोप लगा देने से आरोप की पुष्टि नहीं होती है। इसीलिए मैं अशोक चौधरी जी पे लगे आरोपों की पुष्टि नहीं करता हूं और ना ही मैं उसका खंडन करता हूं। मेरा आग्रह होगा प्रशांत किशोर जी, अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप न्यायालय की शरण में जाइए। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि मैं बिंदुवार जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिम्मेवारी पूर्वक आरोप लगाए, एफिडेविट के साथ आरोप। तो चलिए, चिराग पासवान की पार्टी भी यह कह रही है कि आरोप लगा रहे तो सिर्फ मीडिया में नहीं, बल्कि आप बाय प्रोसेस जाइए। वो कह रहे हैं कि कोर्ट में आप आइए, आपको बिंदुवार तरीके से जवाब देंगे, या फिर आप जो जांच एजेंसियां है वहां जाइए, उनसे शिकायत कीजिए कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, क्राइम बढ़ गया है। तमाम बातों का जिक्र जो है प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।